हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हु यू हाउ और उसकी पूरी की पूरी टीम ही यहाँ पर डिस्कस कर रही होती है कि आखिर अब आगे क्या होगा, क्योंकि उनका सामना स्नो डीमन सेक्ट के लोगों से होने वाला था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही उस जगह से निकल के जा रहे होते हैं। बेई भी कह रहा होता है कि ब्रदर, हमें यहाँ पर अभी भी प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम और बचा हुआ है, हमें यहाँ से आराम से प्रिपेयर करना चाहिए चीज़ों के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो अपने सामने देखता है कि प्रिंसेस जियो जियो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास चेहरे से खड़ी हुई नज़र आ रही थी। हुआ उसकी शक्ल देख रहा होता है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि यहाँ पर उसके जो लोग होते हैं वो घायल पड़े हुए थे और हुआ देखता है कि नर्सिस उनको यहाँ से लेकर जा रही हैं। बाकी सारे लोग भी यही देख रहे होते हैं कि आखिर इन लोगों की टीम का कितना बुरा हाल हुआ है। ये देखने के बाद तो अब हुआ कह रहा होता है कि वाकई में होली स्पिरिट के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इवन यहाँ पर प्रिंसेस जियो जियो वहाँ से निकल कर जा ही रही थी, लेकिन फिर वो न जाने क्या सोचकर रुक जाती और कह रही थी कि कल तुम्हारा मैच होने वाला है स्नो डीमन सेट के अगेंस्ट, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि तुम यहाँ पर उस लड़की वानर से काफ़ी ज़्यादा आराम से डील करना, उस लड़की से तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वो यहाँ अपनी एडवाइस देकर चली जाती है। हुई हाउ को उसको और उसकी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल्स में यहाँ पर इन लोगों की एंट्री हो चुकी होती है। काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे के साथ में रेफरी यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि अब बस लास्ट 4 रोबिन राउंड रह चुके हैं और ये टॉप 4 रोबिन राउंड है। जिसके बाद यहाँ पर वो अनाउंस करते हैं कि अब स्नो डीमन सेक्ट वर्सेस टैंग सैंग, इन दोनों के बीच में ही मैच होने वाला है। तो फिर लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं। इवन यहाँ पर कुछ लोग इस मैच को देखकर खुश थे, जबकि कुछ बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं होते। इवन वो तो इस बात से गुस्सा हो रहे होते हैं कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि वो यहाँ फाइट कर सकें। प्रिंसेस जियो जियो भी वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन उसकी टीम का कोई भी मेंबर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। और यहाँ पर वो लोग होते भी कैसे जब इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं कि यहाँ पर उनके सामने कुछ है ही नहीं करने के लिए। हालांकि जैसे ही यहाँ पर प्रिंसेस जियो जियो देखती है कि स्नो डीमन सेक्ट के लोग वहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर वो लोग ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं कि आखिर ये लोग काफ़ी डोमिनेटिंग वे में कैसे यहाँ पर आ रहे हैं। इवन मैच शुरू होने से पहले इन लोगों का एक अलग लेवल पर एटीट्यूड होता है। क्राउन प्रिंस भी वहीं पर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ये लोग वाकई में मुझे पावरफुल नज़र आ रहे हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी और वो ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ होता है कि अगर मेरी टीम वाले भले ही यहाँ पर हुई और उसकी टीम को सबक ना सिखा सके, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग उसको सबक सिखाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर वेना भी जा रही होती है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी इस बैटल से, जबकि दिखाया जाता है कि एक तरफ स्नो डीमन सेट का बंदा होता है तो दूसरी तरफ हुई हाउ दोंगड़ के साथ में आ रहा था अपनी व्हील चेयर पर बैठ के। वैसे तो यहाँ पर ओपोनेंट टीम को अभी तक नहीं पता था कि आखिर बैटल करने के लिए कौन आ रहा है। वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ पर ये लड़की फाइट करेगी। हुई हाउ का ओपोनेंट उसके सामने खड़ा था और उसका नाम वांग यांग फेंग होता है। हालांकि दूसरी तरफ हुई हाउ भी अपना इंट्रो देता है और कह रहा था कि टैंग सेक्ट से हूँ मैं और साथ ही मेरा नाम हुई हाउ है। जिसके बाद यहाँ पर वो जो ओपोनेंट था वो तो बस बेकरार होता है फाइट के लिए। जैसे ही यहाँ पर फाइट शुरू होती है तो वो तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपनी पावर्स को अवेकन करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके जो हैंड्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हो चुके हैं। उसकी पूरी बॉडी के अंदर उसके हैंड्स जो थे पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ह्यूज नज़र आ रहे थे। हालांकि वो बंदा खुद भी काफ़ी अच्छा खासा था। तभी यहाँ पर क्राउन प्रिंस कह रहे होते हैं कि फाइनली अब ये लोग अपने आप को और हाइड नहीं कर पाएंगे। इवन यहाँ पर स्नो डीमन सेक्ट के अंदर इंडीड इतने ज़्यादा पावरफुल मेंबर हैं जो कि ओरिजिनल रेस से ही बिलोंग करते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर होंग चैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पर लग रहा है कि लोग मिंग डेट होल का यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए जा रहे हैं, ओल्ड मैन इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। हालांकि फ़िलहाल के लिए हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाउ जैसे इन लोगों को अपने सामने देखता है तो फिर एक बार फिर उसे डिस्कशन रूम की बातें याद आ जाती हैं जहाँ पर ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। और यहाँ पर सभी कह रहे होते हैं कि बॉडी सेक्ट की जो पावर है वो बियॉन्ड है हमारी इमेजिनेशन से और हमें यहाँ पर उन्हें डिफीट करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होना भी ज़रूरी है। सभी लोग यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि हुई हाउ तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए फाइट के लिए, लेकिन हुई हाउ डिसाइड कर चुका होता है कि पहले वही जाएगा और उन लोगों से फाइट करेगा। तो अब वो यहाँ पर कह रहा होता है कि
आप सभी बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी खुद की एक टैक्टिक्स बना ली है और मैं उसी को यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। ऑलरेडी मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो एज लॉन्ग एज हम एक मैच को भी जीत सकते हैं तब भी सही रहेगा। मुझे तो बस एक ही मैच को जीतना है, फिर हमारे ओपोनेंट से एटलीस्ट हमें ज़्यादा पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर बेई बेई कह रहा होता है, लेकिन वो पर्सन तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उसे ख़त्म कर सकती हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन उसके सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते। मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें हर्ट कर देगा। हुई हाँ, तुम इतनी सारी एनर्जी का लॉस करना क्या अफोर्ड कर सकते हो? मुझे लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तभी हुई हाँ सभी को विश्वास दिलाता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ और मुझे इसके बारे में अंदाज़ा है। तभी यहाँ पर दोंगार कह रही होती है कि हुई हाँ, ये जो बॉडी सेक्ट है वाकई में बहुत ही ज़्यादा ईविल है। मुझे तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल भी नज़र आते हैं। इवन तुम्हारी इंजरीज वो भी अभी तक हील नहीं हुई है हुई हाओ। तभी हुई हाओ कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, तुम इसके बारे में बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम मेरी अपीयरेंस को देखती हो? इससे मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले तो वो लोग यही सोचेंगे कि मेरे पास इतनी पावर्स ही नहीं है, तो इस वजह से वो अपने अच्छे ओपोनेंट को मेरे सामने नहीं भेजेंगे। और उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि ये तो डिसेबल पर्सन है, तो फिर वो यहाँ पर काफ़ी आराम से अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं उसी मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर है। और वैसे भी मुझे पता है अपनी ओरिजिनल स्पिरिट के बारे में। ऑल दो मेरे यहाँ पर वॉक करने की स्किल इतनी अच्छी नहीं रही है, मैं वेट कर ही फाइट करूँगा, लेकिन फिर भी मेरे पास में हमारी लिटिल स्नो गर्ल है, मेरे मास्टर का वेपन है मेरे पास, और साथ ही यहाँ पर मेरे दोनों ही साथी भी हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो बैटल है मैं आराम से जीत जाऊँगा। और मुझे इस बात की कन्फर्मेशन भी है कि मैं इसे आराम से कर लूँगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। जिसके साथ ही अब हु युहाओ डिसाइड कर चुका होता है कि वो तो यहाँ फाइट करेगा। तभी अब सारे ही लोग हु युहाओ की बात सुनने के बाद एग्री कर ही जाते हैं। और हु युहाओ कह रहा था कि ये हमारे लिए एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर उसका ओपोनेंट जो था वो तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है हु युहाओ के ऊपर। जबकि हु युहाओ यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बस अपने हाथ से ही पहले अटैक को ख़त्म करता है। ये देखकर सारे ही लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ये बंदा सच में स्ट्रांग निकलेगा। हुई युहा ओपोनेंट को जानबूझकर चिढ़ाता और उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था, तो वो भागते हुए आता और चारों ही डायरेक्शन से हुई युहाओ के ऊपर एक एक करके काफ़ी सारे पंचिस से हिट भी करता है। बट हुई युहाओ लगातार उसके सारे पंचिस को रोकता है, फिर उसे पीछे को हटाता है, जिससे कि वो बंदा अग्रेसिव होके एक और पंच से हिट करता है। बट हुई युहाओ यहाँ पर उसका वो पंच भी पकड़ लेता है। लेकिन हुई युहाओ क्योंकि एक ही हाथ से फाइट कर रहा था, तो वो अब बंदा दूसरा पंच भी कर देता है। बट देखने वाली बात ये थी कि हुई हाओ तो न जाने कैसे काफ़ी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस बंदे को ही पीछे हटा देता है। इवन जब वो पीछे हटता है तो उसके हाथ से कुछ ब्लड हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हुई हाओ ने अपने वेपन का यूज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हुआ है। जिसके बाद प्रिंसेस जियो जियो को भी देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर कह रही थी कि व्हील चेयर पर बैठकर भी ये हुई हाओ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वेना कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि युआन युआन तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो कह रहा होता है कि बिल्कुल। और अब यहाँ पर वो एक बार फिर अपनी डोमिनेटिंग ओरा को रिलीज़ करता है। असल में वो यहाँ पर अपनी सेकंड अवेकनिंग फॉर्म करता है अपनी मार्शियल सोल की, जिससे कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ओरा फील हो रहा था। और साथ ही अब यहाँ पर हुई हाओ को पास्ट की बातें एक बार फिर से याद आती हैं, जहाँ पर उसे मार्शियल सोल के बारे में पता चला था कि असल में ये जो मार्शियल सोल होती है वो मेन बॉडी का ही एक हिस्सा है। और साथ ही इसके चेंजेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। साथ ही यहाँ पर एल्डर उसे ये भी बता रहे थे कि अगर कोई भी यहाँ पर अपनी मार्शियल सोल बॉडी का इस्तेमाल करे और वो इसे टर्न कर सकता है काफ़ी टेरिफाइंग वेपन के अंदर, तो अगर तुमने इसको चीज़ को डिस्कवर कर मेरे पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। फिलहाल हुई युहाओ देख चुका होता है कि ये बंदा यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहा है, तो फिर उसे पास्ट की बातें याद आती हैं कि जब उसने पूछा था कि आखिर किस तरीके से इस टाइप के बंदों को हैंडल किया जा सकता है। तभी उन्होंने उसे बताया था कि बॉडी सेक्ट जो है वो ऑलरेडी मास्टर्ड कर चुका है सेकेंडरी अवेकनिंग के मेथड, और उन्होंने इस मेथड को भी डिवाइड कर रखा है यहाँ पर 4 लेवल्स के अंदर। जिसके बाद वो 4 लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लैक, आयरन, ब्रोंज, सिल्वर एंड उसके बाद आता है गोल्ड। असल में गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा रेयर होता है इस वर्ल्ड के अंदर। वैसे ऐसे कहा जाता है कि ये जो है वो यहाँ पर बॉडी सेक्ट के मास्टर और उसके सक्सेसर के द्वारा ही इनहेरिट किया जाता है। अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेकेंड टाइम हो भी जाए तब भी यहाँ पर ब्रोंज टाइप का जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। जिसके बाद हुई हाओ देखते हैं, जो कि अब फिलहाल के लिए इस बंदे से डील करने के लिए अपनी लिटिल
लिटिल स्नो गर्ल को बुला ही लेता है। स्नो गर्ल देखती है कि ये तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिस्ट के थ्रू अटैक करने जा रहा है, तो वो भी एक आइस हैंड वहाँ पर समन करती है और यहाँ पर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लगातार हिट करे जा रहा होता है उसके ऊपर। तभी यहाँ पर लगातार लिटिल स्नो गर्ल भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। हु युहाओ इसे देखकर कह रहा था कि वाकई में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि वो यहाँ पर ऑलमोस्ट अपर लेवल पे नहीं था, फिर भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। जिसके बाद बाकी सारे लोग भी यही देख रहे थे कि अब इस मैच का क्या अंजाम निकलने वाला है। तो फिर वो युवाओं को देखते हैं जो कि इसके ऊपर हमला करता है। वो बंदा देख रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतनी देर में हु युवाओं वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सारे ही लोग हैरान थे, लेकिन वो बंदा यहाँ पर अभी बैठा हुआ ही था, तो इतनी देर में हु युवाओं पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। हालांकि हमला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता अगर उसी पॉइंट पे रेफरी नहीं आते, और रेफरी के आने की वजह से ही यहाँ पर वो सबसे पहले हु युवाओं को रोकते हैं, लेकिन साथ ही वो इस मैच को भी ख़त्म करवा देते हैं। और अब वो यहाँ पर हु युहाओ के बिहाफ पे इस मैच को ख़त्म भी कर देते हैं। हु युहाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, और साथ ही यहाँ पर अब विनर डिक्लेयर होने वाला था। हु युहाओ की सारी ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि हु युहाओ इस बैटल को जीत चुका है। यहाँ पर उसको दोंगर बता रही होती असल में हु युहाओ ने एक डाइंग बीस्ट के साथ में यहाँ पर उसकी 5th सोल रिंग को ऑब्टेन किया था और उसके स्पिरिचुअल फुटप्रिंट्स को हासिल कर लिया था, जिसके बाद से ही यहाँ पर हु युहाओ के पास एक स्किल है कि वो दूसरों की स्किल्स को कॉपी कर सकता है। तभी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए सू शांसी कह रहा होता है कि असल में ब्रदर ने मैच में जाने से पहले ही श्वानमिंग रिप्लेसमेंट के बारे में करने को कहा, और जैसे ही मैंने वो स्किल परफॉर्म की तो उन्होंने उसे कॉपी कर लिया, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। हु युहाओ को एक पॉइंट मिल चुका था। अब दूसरे ओपोनेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका होता है, और वो भी देखने में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो नज़र आ ही रहा था। वो बंदा कहता है कि जब मैं जिस किसी से भी फाइट करता हूँ मैं उसमें मर्सी शो नहीं करता। तभी हु युहाओ कह रहा होता है कि भाई तुमसे किसने कहा भी है मर्सी शो करने के लिए, जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इवन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने अपनी लेग को एक बीस्ट लेग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, लेकिन इससे पहले वो हमला कर पाता है यहाँ पर हमारी लिटिल स्नो गर्ल ही उसके ऊपर काफ़ी सारे हमले कर देती है। लेकिन ये बंदा भी कुछ कम नहीं था, वो भी यहाँ पर हमला करता है, जिसके साथ ही दोनों के बीच एक काफ़ी खतरनाक वाली टक्कर हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था कि दो मीटियोर्स आपस में टकरा रहे हैं। हु युहाओ यहाँ पर देखता है कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते हु युहाओ यहाँ पर अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को एक मेंटल शॉक देता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा चालाक होता है कि हु युहाओ के ऊपर अभी भी हमला करने ही वाला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हु युहाओ से कन्फ्यूज कर चुका होता है, तो इसके चलते उसका ध्यान ऑलमोस्ट भटक चुका होता है इस चीज़ से, और अब यहाँ पर वो एक बार फिर दूर हट जाता है। ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती कि हु युहाओ उसको व्हील चेयर पर बैठे हुए भी इतनी कर्री टक्कर दे रहा है, तो इसके चलते वो यहाँ एक बार फिर भागता हुआ आगे आता है और अपनी ब्रॉन्ज पावर के मार्शल लेवल को वो बढ़ाकर एक बार फिर हु युहाओ के ऊपर अपनी ब्रॉन्ज लेग से अटैक करता है। लेकिन हु युहाओ को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ रिफ्लेक्शन स्किल का इस्तेमाल उस बंदे के ऊपर करता है, और ये लाइफ रिफ्लेक्शन की स्किल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। असल में जैसे ही हु युहाओ ने अपनी इस सील का इस्तेमाल किया तभी यहाँ पर इस बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इवन ये काफ़ी प्रेशर लगा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि एक काफ़ी बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ वो बंदा दूर जाकर गिरता है, और उसी पॉइंट पे वो एलिमिनेट भी हो चुका होता है इस राउंड से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हु युहाओ ने उसको तो हरा दिया होता है, लेकिन अब बारी थी आगे के मैच की। हु युहाओ यहाँ पर इस मैच को जीत जाता है, और अब दिखाया जाता है कि अब एक और बंदा यहाँ पर हु युहाओ से फाइट करने के लिए रेडी था। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा देखने में नज़र आ रहा था, और वो काफ़ी चिल होके एरिना में आ रहा होता है। जैसे ही वो एरिना के अंदर एंटर करता है तो उसके साथ साथ डार्क क्लाउड भी यहाँ पर एंटर करते हैं। इवन हु युहाओ इसको देख के कह रहा था कि मुझे डर है कि ये बंदा इनकी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। इवन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे हारने के चांसेस मेरे हैं। हु युहाओ अपनी एबिलिटी के थ्रू देख पा रहा होता है इस बंदे की डोमिनेटिंग ऑरा को। हु युहाओ ये कह रहा था कि मुझे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल भी करना ही होगा। दोनों के बीच यहाँ पर एक बड़ा सा क्लैश होता है, और दिखाया जाता है कि वो बंदा हु युहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है हु युहाओ को सप्रेस करने के लिए। और हु युहाओ भी यही देख के कह रहा होता है कि ये बंदा इतनी सी उम्र के अंदर इतना ज़्यादा यंग स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है कि क्या ही कहूँ, इसकी पावर देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ।
इवन मेंटल अटैक के अंदर हु युहाओ को वो काफ़ी आसानी से सप्रेस कर देता है। ऑडियंस के अंदर भी सारे ही लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें बिलीव नहीं हो पाता कि हु युहाओ को कोई बंदा सप्रेस कर पा रहा है। इवन यहाँ पर हु युहाओ के माउथ से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी होने लगी थी और हु युहाओ कह रहा होता है कि इस बंदे ने अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मुझे इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया है। तभी वो बंदा अपनी फैंटेसी रिंग्स को भी यहाँ पर तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है और उसकी स्नो डीमन सेक्ट की बंदे की फैंटेसी स्किल देखने के बाद सभी लोग हैरान थे। हु युहाओ कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बंदा एक फैंटेसी सोल सेन थे। असल में मैंने अभी तक जितने भी लोगों से फाइट किए उन्होंने अलग अलग तरीके से फैंटेसी को अपनाने की कोशिश की और साथ ही अपनी पावर को इन्हेंस करने की, लेकिन ये बंदा जिसके पास अपनी खुद की 7 सोल रिंग्स हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो रियल स्ट्रेंथ है इसकी। जिसके बाद हु युहाओ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करता है इसके ऊपर हमला करने के लिए और काफ़ी तेज़ी के साथ हमला करता भी है, लेकिन वो तो इसके इस अटैक को मुस्कुराते हुए हैंडल करने में कामयाब हो रहा था और हु युहाओ इसे देखकर कह रहा था कि आखिर ये सिल्वर लेवल पे है या फिर गोल्ड लेवल पे। और तभी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, लेकिन हु युहाओ एक बार फिर उसके ऊपर हमला करता है। दोनों के बीच ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में फाइट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बंदा हु युहाओ के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तभी हु युहाओ की स्पिरिट उससे ऐसे ही फाइट कर रही होती है और ये फाइट ऐसे ही दोनों के बीच चलती जाती है, जहाँ पर हु युहाओ बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इसे किसी तरीके से तो सप्रेस किया जाए, बट वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इवन हु युहाओ को वो एक बार फिर से इतने बुरे तरीके से इंजर्ड करता है कि उसकी स्पिरिट वापस वहीं चली जाती है और एक बार फिर हु युहाओ की बॉडी के अंदर से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर हु युहाओ कह रहा होता है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड है और वो कभी भी मुझे हारने नहीं देता किसी के भी सामने। जिसके बाद हु युहाओ यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्पिरिट आ जाती है जो कि डोंगर की लग रही थी और उसे देखने के बाद सारे ही लोग एक बार फिर उसको चीयर करने लग जाते हैं। हु युहाओ तुरंत ही यहाँ पर उसे स्क्रोल देता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किंग ऑफ हेल जो था वो यहाँ पर आ चुका होता है और वो यहाँ पर कह रहा था कि अब तुम्हारी डेथ तो यहाँ पर लिखी हुई है और इसकी पावर्स के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर उस सोल टूल का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन ये बंदा अपनी डोमिनेटिंग फोर्स को रिलीज़ करते हुए पहले तो ग्राउंड के ऊपर एक किक करता है, फिर जब वो उठकर खड़ा होता है तो वो यहाँ अपनी सिल्वर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इवन ये देखने के बाद तो सभी लोग कह रहे थे कि क्या इसने अपनी सेकंड अवेकनिंग को यहीं पर कर लिया। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब है, क्योंकि कोई भी पर्सन इतनी आसानी से अपनी सेकंड अवेकनिंग को नहीं कर पाता है और उसकी यही चीज़ सभी लोगों को उसके बारे में अप्रिशिएट करने के लिए कह देती है। अब वो एक बार फिर हु युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और कह रहा था कि ठीक है तुम आ जाओ हमला करने के लिए, और सभी लोगों को पता था कि इसका आखिरी अंजाम क्या होगा। तो हु युहाओ कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। ये सुनने के बाद वो हैरान था, लेकिन रेफरी यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं कि हु युहाओ ने हार मान ली है, वो पीछे हट चुका। तो यहाँ पर आओतियान कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके मज़ा आया और मैं आगे भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूँगा। तो हु युहाओ बस ऐसे ही अपना सिर हिला देता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बेई बेई कह रहा था कि हम सब में ब्रदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि आओतियान के सामने हम में से कोई भी नहीं टिक पाएगा। तभी हु युहाओ कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, उसकी मेंटल पावर और उसकी बाकी सारी पावर्स भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इवन उसकी मरीडियंस डैमेज है फिर भी वो काफ़ी अच्छी फाइट कर पा रहा था। तो शाओ शाओ कहती है कि अब मैं नेक्स्ट जाऊँगी और वो सोचती है कि वो यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर और फिजिकल पावर को कंज्यूम करेगी। जैसे ही वो अरीना के अंदर जाती है तो दोनों के बीच ही टक्कर शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो अपने फर्नेस का यूज़ करती है इस बंदे की पावर को सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो यहाँ इतनी आसानी से कहाँ ही उसके बस में आने वाला था। वो तो उस फर्नेस को ही पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देता है और ये देखकर सारे ही लोग हैरान थे कि ये कितनी डोमिनेटिंग पावर का यूज़ कर रहा है। तभी यहाँ पर शाओ शाओ अपनी फ्लूट का इस्तेमाल करती है और अब यहाँ पर वो उसे धीरे धीरे करके अपनी 5th सोल स्किल का यूज़ करके अभी सप्रेस कर पा रही होती है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी ही बनकर रह जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना हमला कर तो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा एक बार फिर अपनी डोमिनेटिंग फोर्स को रिलीज़ करता है और इस बार ये इतनी ज़्यादा थी कि शाओ शाओ इसको रेसिस्ट नहीं कर पाती और वो यहाँ पर आके उसकी बैंड बजा देता है। हालांकि ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और शाओ शाओ वहाँ पर गिव अप करने वाली थी। उसे देखने के बाद वो मिस्टीरियस पर्सन भी कह रहा था कि वाकई में इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और साथ ही मिस मू भी यही कह रही होती हैं।
सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।